हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रवासन और विकास आपका जो टॉपिक है आपकी MPS 03 का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रवासन क्या है और विकास कैसे है उसके साथ। तो पूरा चैप्टर जो है आपको प्रवासन की जो समस्या है भारत में, इसके लिए ही दे रखा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। और जो आपके चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए हैं, उन सबको जो है मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया है, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएं और आपको जो इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें इसमें जाननी चाहिए वो सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाए। इसलिए मैंने जो है आपको नोट्स के में भी इंक्लूड करके इसके ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रवासन और विकास। तो प्रवासन क्या होता है? जब कोई देश से दो देश हैं, अगर कोई एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में प्रवास करता है, वो चाहे कोई भी उसका कारण हो सकता है, उसकी आर्थिक समस्या हो, रोज़गार से हो, तो किसी भी ज़रूरत के लिए जब हम किसी दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवास। ये किसी दो देशों के बीच भी हो सकता है और ये देश के अंतर्गत भी हो सकता है। प्रवास के यहाँ पे बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर मेन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे आंतरिक प्रवास के बारे में आपसे पूछा गया है कि देशों में के बीच जो है प्रवासन किस वजह से होता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बनता है आंतरिक प्रवास के कारण, और ये आपका टॉपिक है आंतरिक प्रवास के कारण। तो जो ये प्रवासन होता है, जो एक देश से या गांव से, ज़िले से लोग दूसरे देश में जाते हैं, वो किस कारण जाते हैं, इनके बारे में पहले जानते हैं। तो रोज़गार के अवसर, यानी कि किसी भी जगह पे अगर किसी के लिए बेहतर रोज़गार ही नहीं होगा, वहाँ पे लोग जो है कुछ अपनी कमाई ही नहीं पाएंगे और अपनी ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर पाएंगे, तो वो उस जगह पे क्यों रहेंगे। बहुत से गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, शहरों में आते हैं। उन्हें पता है कि शहरों में जो है ज़्यादा रोज़गार है, काम है यहाँ पर, इस वजह से वो शहरों में प्रवास करते हैं। तो रोज़गार के अवसर, अलग अलग स्थानों के बीच बेरोज़गारी दरों में अंतर से प्रवासन के अवसर बढ़ते हैं। तो जब किसी देश में बेरोज़गारी दर बढ़ती है तो वहाँ से प्रवासन होता है लोगों का, और जो है बड़े देशों में वो जाते हैं अपने रोज़गार के लिए। परिवार और नेटवर्क, शहरों में परिवार और उसके दोस्तों के बीच नेटवर्क होने से शहरों में प्रवास को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। शहरों में जो है प्रोत्साहन मिलता है, यानी नेटवर्क, यानी कि जब हम अपने जो है पहचान के लोगों को जब हम जानते हैं, उनके बीच हमारे बीच नेटवर्क ज़्यादा है, तो हम ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सब सुविधाएं हों और हमें उन सुविधाओं की सूचना हो अपने दोस्तों के ज़रिए, परिवार के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जाकर रहेंगे। बहुत से लोग जो हैं अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए कई लोग क्या करते हैं, अच्छी जगहों पर जाकर रहते हैं और जो है वहाँ पे ऐसे मतलब वो अपने जो है जानने वाले लोगों के, दोस्तों के नेटवर्क में वहाँ पे रहते हैं, ताकि उन्हें जो है अपने जो भी परिवार है उनको एक अच्छा भविष्य दे सकें। जोखिम पर काबू पाने के लिए परिवार संचालन का कौशल, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार पर कोई जोखिम ना आए, कोई भी परेशानी उसे ना झेलनी पड़े, तो वो उसके लिए कैसे जगह ढूंढेगा जो कि सुरक्षित हो, जहाँ पे सारे रोज़गार मिल सके, जहाँ पे जो भी चीज़ें मतलब आवश्यकता की जो भी चीज़ें होती है एक व्यक्ति के, उसके परिवार के लिए, वो सब वहाँ पे आसानी से मिल सके। इसलिए कोई क्या करता है, वहाँ पे रहना पसंद करता है। तो इस वजह से भी प्रवासन होता है, ताकि जो है हम जोखिम पर काबू पा सकें और परिवार संचालन का कौशल बढ़ सके। इसमें परिवार अपने सदस्यों को ऐसे स्थान पर प्रवासित करता है जहां आर्थिक प्रतिकूलता का सामान्यतः घर पर सामंजस्य ना हो सके। यानी कि कोई भी आर्थिक प्रतिकूलता होती है, यानी कि कोई भी हमें जो है दिक्कत आती है आर्थिक रूप से, वहाँ पे हमें जो है अपने रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं या किसी भी वजह से हमें जो है वहाँ पे जो भी हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें घर पर सामंजस्य, इन प्रॉब्लम्स को जो है हमें घर पे ना हम झेल सके, हमारा परिवार उस समस्याओं को ना झेले, इसलिए हम ऐसी जगहों पर प्रवास करते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध। तो इसलिए जोखिम पर काबू पाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। सुख सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता, जहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होंगी और यानी कि
अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और जो है स्कूल भी नज़दीक में बना हुआ है, और जो व्यक्ति कहीं काम करता है तो वहाँ पे जो है उसका ऑफिस भी पास में है, तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, ऐसी सुख सुविधाएं जहाँ पे होंगी वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, गांव में छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम होती है, रोज़गार नहीं मिलता है, तो उन देश में इतना सुख सुविधाएं नहीं हैं, जिस कारण वो क्या करते हैं, शहरों में प्रवास करते हैं ताकि उन्हें जो है सब चीज़ सुविधाएँ आसानी से मिल सके। तो ये भी प्रवासन का एक कारण है। किसी स्थान विशेष पर सुख सुविधाओं के बढ़ने से उद्योग आकर्षित होते हैं, कृषि में विस्तार होता है, बेरोजगार में विस्तार होता है और बाहरी प्रवास हतोत्साहित होता है। और अगर हमें अपने देश की सुख सुविधाएं बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या है, किसी भी देश में अगर सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो वहाँ के उद्योग आकर्षित होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या सोचती हैं कि इस देश में जो है ज़्यादा सुविधाएं हैं तो हमें यहाँ पे अपने उद्योग लगाने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा बिक्री होगी, तो उससे जो है उद्योगों में वृद्धि होती है, कृषि में विस्तार होता है, यानी कि अगर वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी तो वहाँ के कृषि भी बेहतर होता है, और जो है जब उद्योग और कृषि बेहतर होएगा तो वहाँ पे बेरोज़गारी भी ख़त्म होएगी, तो बेरोज़गारी में विस्तार होता है। और इसी से जो है हमारा, अगर कोई ऐसा देश है उसी से हमारा देश, हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रवासन करते हैं। और ऐसा अगर किसी देश में होता है तो बाहरी प्रवासन इससे हतोत्साहित होता है, यानी कि कोई देश अगर उसमें अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, उद्योगों को आकर्षित करेगा और कृषि में विस्तार करेगा तो इससे क्या है, बाहरी प्रवासन हतोत्साहित होगा, यानी बाहरी प्रवासन लोग नहीं करेंगे। हिंसा, बीमारियाँ और अकाल प्रभाव, अगर किसी देश में जो है कुछ दंगे चल रहे हैं या कोई बीमारियां आ गई है, जैसे कि कोरोना वायरस है और भी तरह की कोई बीमारी से ग्रस्त है कोई देश, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, प्रवासन करेंगे दूसरे देश में, तो जो है इस कारण भी दूसरे देशों में प्रवासन होता है। हिंसा और प्राकृतिक अकाल की गाथाओं के परिणाम स्वरूप आंतरिक तौर पर विस्थापित व्यक्तियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर देशांतरण होता है। देशांतरण यानी कि किसी दूर देश में जाना होता है। प्रवास नियंत्रण और प्रोत्साहन, यानी कि प्रवास नियंत्रण, कुछ देश क्या करते हैं, प्रवास नियंत्रण करते हैं और जो है अब उनको प्रोत्साहन करते हैं। कैसे? कुछ देशों ने आंतरिक प्रवास पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। जब तक राज्य बड़े उपाय करने को तैयार नहीं होता, इस तरह के नियंत्रण आमतौर पर प्रभावी रहते हैं। कुछ राज्यों में रोजगार, मकान, भोजन, राशन और अन्य सुविधाएं तक पहुंच कुछ विशिष्ट स्थानों तक सीमित है, जिससे कार्य को प्रोत्साहन ना मिलने से प्रवास पर रोक लगती है। यानी कि कुछ देशों ने जो है मतलब क्या कर दिया है, कुछ देशों ने वहाँ के लोग अपने प्रवासन पर जो है रोक लगा दी कि कोई भी देश हमारे देश में नहीं है, किसी भी देश के लोग जो किसी समस्या से ग्रस्त है वो हमारे देश में हम उन्हें जगह नहीं देंगे। कई देश ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र ने क्या किया था, बिहारी जो लोग थे, बिहार के जो लोग थे उनको अपने देश में आने से मना कर दिया था। इसी तरह कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने जो है प्रवासन पर यानी कि कोई भी शरणार्थी है अगर, तो वो उनके देश में नहीं आएगा, इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और ये नियंत्रण ज़्यादातर जो है रोज़गार, मकान, भोजन, राशन और अन्य सुविधाओं पहुँच तक विशिष्ट स्थान तक सीमित है। यानी कि जो है इस तरह अगर कोई राज्य ऐसा है अपना भोजन, राशन, ये सब चीज़ें, सुविधाएं वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उस देश में बहुत जो है कमी आ रही है, तो इस कारण वो क्या करेगा, बाहरी देश का कि बाहरी लोग भी जो है अब यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो कम हैं और वो जो है अपने देश के लोगों को ही जब नहीं पूरी हो पाएंगी तो हम जो है दूसरे देश के लोग जो यहाँ पे आ जाएंगे उनको कैसे मुहैया कर पाएंगे। तो इस कारण वो लोग क्या करते हैं, अपने देशों पे आंतरिक जो है प्रवास पर नियंत्रण करते हैं और इस कारण जो है किसी भी देश में प्रवासन जो है रुक जाता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और जब वो इन सुविधाओं को जो है बढ़ाते हैं तो प्रवासन जो है अपने आप ही बढ़ जाता है और जो है लोगों को मतलब जब इन सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा तो वहाँ के लोग जो है फिर खुद ही प्रवास करने लगते हैं और वहाँ पे प्रवासन होने लगता है। दूसरा आपसे जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, प्रवासन और अधिशहरीकरण। अधिशहरीकरण एक समस्या है जो अधिक जनसंख्या वाले देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र तथा अमेरिका में देखी जाती है। अधिशहरीकरण क्या होता है, यानी कि
बहुत से लोग जो है शहरों में प्रस्थापन कर रहे हैं, शहरों में प्रवास कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अधिशहरीकरण। और अधिशहरीकरण ये किस वजह से होता है? जब किसी देश में जब हमारे देश में जो है कम सुविधाएं होती हैं और जो है हमें अपनी सारी आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हम जो है दूसरे देशों में प्रवास करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हों। तो इसी अधिशहरीकरण जो है एक अब हमारे देश में मतलब पूरे विश्व में ही एक समस्या बन गया है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कि अमेरिका जो है ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे रोज़गार के अवसर ज़्यादा है, तो ज़्यादातर हमारे देश के जो लोग हैं, जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी क्या करना पसंद करते हैं, अब आजकल बाहरी देशों में जाकर कार्य करना पसंद करते हैं, जिससे हमारे देश का जो है नुकसान हो रहा है। वो लोग जो है दूसरे शहरों में जाकर अगर काम करेंगे इतना पढ़ने लिखने के बाद, तो उससे हमारे देश को तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। हमारे देश में जो शिक्षित लोग थे अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो अधिशहरीकरण क्या बन गया, एक समस्या बन गया है। तो इसी समस्या को निपटाने के लिए जो है कुछ कार्य भी यहाँ पे किए जाने चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अधिशहरीकरण में शहरों में रहने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात में विशुद्ध वृद्धि होती है। अधिशहरीकरण में शहरों में रहने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात में विशुद्ध वृद्धि होती है और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रहन सहन की लागत में वृद्धि होती है। अगर कोई देश, एक समस्या ये भी होती है कि कोई देश के लोग जो है बढ़ रहे हैं, तो उस देश को, यानी जिस देश में लोग प्रवास कर रहे हैं उस देश में क्या है, रहन सहन की लागत में भी वृद्धि होती है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बंजर भूमि अभी भी उपलब्ध है और जहाँ कृषि के विस्तार पर कमियों पर काबू पाया जा सकता है, वहाँ ग्रामीण शहरी आवर्जन से संभाव्य कृषि पैदावार की हानि होती है। अब लोग जो है शहरों में ही जो है प्रवास कर रहे हैं, तो वहाँ के रहन सहन की लागत तो बढ़ेगी, पर जिस देश से प्रवासन हुआ है, जिस देश को लोग छोड़कर जा रहे हैं या गाँव को छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, कृषि में कमी आ जाती है। तो कृषि का विस्तार पर जो है काबू किया जा सकता था, जिस पर विस्तार पर जो भी कमियां थी उस पर काबू पाया जा सकता था, वह अब जो है नहीं हो पा रहा है। और बंजर भूमि अभी भी उपलब्ध है वहाँ पे, पर फिर भी जो है लोग उस पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जो है दूसरे शहर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा रोज़गार मिलता है, ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं। और इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई जाती है अधिशहरीकरण के लिए। हमें क्या आवश्यकता है इसकी, यानी कि इनको काबू करने के लिए हमें आवश्यकता है, अगर हमें जो है अपने ही देश में कुछ सुविधाएं ऐसी दे देंगे लोगों को, जिससे कि लोग जो है दूसरे देश में ना जाएं, तो अधिशहरीकरण की समस्या को दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा हम कुछ नीतियाँ बना सकते हैं। राष्ट्रीय नीतियाँ निश्चित तौर पर अधिक शहरीकरण के लिए योगदान करती हैं, और जब शहर तथा गाँव में अवसरों में तीव्र संतुलन पैदा होता है, तब लोग शहरी कामों की तलाश में पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि जब जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, किसी देश की नीतियां ही ऐसी होती हैं जिसमें कमी के कारण लोगों को दूसरे देश में जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे जो नीतियां हैं वो इतनी जो है डेवलप्ड नहीं है, इतनी जो है अवसर नहीं मिल पा रहे लोगों को, इस वजह से ही लोग पलायन करते हैं दूसरे देश में। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, सरकारी नीतियों में ग्रामीण और शहरी अवसरों के बीच संतुलन पैदा करने की आवश्यकता है। जो सरकारी नीतियाँ बनाई जाएंगी अब उस राज्य में, उसे जो है यहाँ पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है और उसमें संतुलन जो है किया जा सकता है, जिसके कारण अधिशहरीकरण को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की नीतियाँ होती हैं, एक अल्प अवधि, एक मध्य अवधि और दीर्घकालिक नीतियाँ। जो अल्प अवधियों की नीतियाँ हैं तो उसमें क्या ज़रूरत है हमें करने की, अल्प अवधियों की नीतियों में ग्रामीण रोज़गार और उससे जुड़े आयुपाचक अवसर पैदा करना तथा आंतरिक प्रवास की व्यवस्था को सुधारने और उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रयास शामिल होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आय लिखा है, आय अवसर जो है पैदा करना चाहिए किसी भी देश को। तो अल्प अवधि की नीतियाँ जो अपनाएगी सरकार, उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पे आय के अवसरों को बढ़ाना चाहिए और जो है आंतरिक प्रवास की व्यवस्था को सुधारने, उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो आंतरिक प्रवास की जो है व्यवस्था है, यानी कि हमारे देश में प्रवासन किस वजह से हो रहा है,
इस समस्या को जो है निकाल कर उस पे काम करने की ज़रूरत है। और जो है आय के अवसर हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये अल्प अवधियों की नीतियों में हमें डालना चाहिए, यानी कि हमें जो है हमारे देश में ये नीतियाँ लानी चाहिए। और मध्य अवधि नीतियों में हमें क्या करना चाहिए, पुनर्व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल होनी चाहिए विकास की, यानी कि जो मध्य अवधि नीतियाँ होंगी उसमें सरकार क्या तय करेगी कि हमारे देश में हम विकास किस तरह कर सकते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे को लेकर हमें जो है उसमें धीरे धीरे बदलाव लाना होगा और विकास की प्राथमिकताओं को हमें जो है पहचान कर उस पर काम करना होगा। तो ये सब मध्य अवधि नीतियों में आएगा। और दीर्घकालिक नीतियाँ भूमि सुधार से आरंभ होंगी, यानी कि जो दीर्घकालिक नीतियाँ होती हैं ये राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ होती हैं। इसमें क्या करेंगी सरकार, मतलब जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर सकती है सरकार, वो उसमें शामिल होंगे कि जो है भूमि सुधार एक मतलब बड़ा कार्य है, भूमि सरकारी देखेगी इसे। तो भूमि सुधार से ये आरंभ होता है दीर्घकालीन नीतियाँ, किस तरह से हम जो है जगह जगहों पर जो है जितने भी कृषि के क्षेत्र है, भूमि है जहाँ पे, उन पर हम जो है कैसे जो है उन पे विकास कर सकते हैं। और लोगों को इससे सरकार क्या कर सकती है, लोगों के लिए जो है कुछ शिक्षा ऐसी प्राप्त करवा सकती है, उन्हें कृषि से जो है संबंधित ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि लोगों को जो है अपनी भूमि सुधार सकें और उनको कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करें जिससे कि लोग अपने कार्य बढ़ा सकें। तो ये सब दीर्घकालिक नीतियों में शामिल होना चाहिए सरकार की। इससे ही जो है हम अधिशहरीकरण की समस्या को दूर कर सकेंगे। अधिशहरीकरण ये जो है बहुत ही प्रमुख समस्या है और इसको जो है दूर करने के लिए ये कार्य जो है अल्पावधि की सरकार की नीतियों में कुछ कार्य किए जाने चाहिए। सरकार की नीतियाँ जो अपनाती है उसमें 3 तरह की नीतियाँ होती हैं। एक अल्पावधि जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, और एक मीडियम टाइम के लिए होती है मध्य अवधि, और एक होती है दीर्घकालिक नीतियाँ जो कि लंबे समय तक, जब तक उस चीज़ में एक बेहतर जो है हमें परिणाम नहीं मिलता तब तक चलती रहती हैं। तो दीर्घकालिक नीतियाँ यहाँ पे अपनानी चाहिए। इस तरह से ये 3 नीतियों में क्या क्या किया जाना चाहिए सरकार द्वारा और क्या आवश्यकता है एक अधिशहरीकरण की समस्या को दूर करने के लिए, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आपको इसके ऊपर जो है क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इससे रिलेटिव आपको स्टूडेंट्स कोई भी आपको नोट्स चाहिए होते हैं, ये मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया, तो आप जो है नोट्स भी हमसे ले सकते हैं। उसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगी इस पूरे टॉपिक की और जितनी भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं उसकी भी, तो ये सब आपको जो है नोट्स में दी जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर का जो है थीम क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इससे रिलेटिव जो है आपको कोई भी नोट्स चाहिए होता है और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हम तैयार करेंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। और जिस भी मतलब प्रवासन एक चैप्टर है जो कि हर किसी में शामिल होता है। प्रवासन जो है एक 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा, 8th में भी, और जो है पॉलिटिकल साइंस के मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके में ये भूमंडलीकरण जो बुक्स होती है उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो उनके हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपके नोट्स में शामिल होंगे, तो ये भी आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके लिए जो है जिनका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने जहाँ से लिया है इग्नू के नोट्स से। तो आप जो है इस चैप्टर पे जो है इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही तैयार करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर गेस्ट पेपर या फिर आपको इग्नू से रिलेटिव कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, तो और इसके नोट्स भी जो है आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो है कुछ चीज़ ऐसी ऐड करवानी है अपने चैप्टर में जो कि जो है इसमें मतलब सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ऐड कर रहा है, तो आप जो है ये भी हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से जो है सब्जेक्ट पर चाहते हैं या कौन सा आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं।